अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल BSN जेनेरिक फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन कंसिडरेशन इन कार्डियोवास्कुलर डिजीज़, जो कि सेकेंड सेमेस्टर न्यूट्रिशन का चैप्टर है एंड बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत ज़्यादा MCQs आते हैं। इसमें हम पढ़ेंगे कि हम जितनी भी कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ होती है तो उसमें हम किस तरह की न्यूट्रिशन कंसिडरेशन देते हैं पेशेंट्स को, कि उन्हें कौन कौन सी डाइट लेनी चाहिए और कौन कौन सी डाइट की जो चीज़ें हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट आर द ऑब्जेक्टिव्स, कि हमारे आज के कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं वो पढ़ेंगे। डेफिनेशन, मोस्टली जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ की जो कार्डियोवास्कुलर के जो डिजीज़ होते हैं उसमें सबसे टॉप पे जो आती है वो होती है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन जो होती है ये मोस्टली सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है हार्ट को। एंड जब हार्ट अफेक्ट होगा, हाइपरटेंशन होगी, यानी कि हाइपरटेंशन हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर को। हाइपरटेंशन हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं। ब्लड प्रेशर जो होता है उसके अंदर हमारे पास दो रीडिंग्स आती हैं, एक होती है सिस्टोलिक रीडिंग, एक होती है डायस्टोलिक रीडिंग। सिस्टोलिक रीडिंग हम लिखते हैं ऑन द टॉप। अब ऑन द टॉप पे हम लिखते हैं एंड डायस्टोलिक जो होती है नीचे लिखते हैं। सिस्टोलिक जो होती है हम कहते हैं कंट्रैक्शन, यानी कि कितनी कंट्रैक्शंस हमारा हार्ट जो है वो पर मिनट कर रहा है इन वन साइकिल में, उसे हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। एंड कितनी दफ़ा वो रिलैक्स हो रहा है, कितने टाइम्स वो रिलैक्स हो रहा है 1 मिनट में, इसे हम कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। एक है सिस्टोलिक, एक है डायस्टोलिक प्रेशर। जैसे कि हम जो BP होता है उसे हम इस फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में 120/80। इस तरह ये नॉर्मल BP है ऑफ एन इंडिविजुअल 120। अब इसके हो गए कंट्रैक्शन, यानी कि हमारा हार्ट पर मिनट 120 कंट्रैक्शंस कर रहा है एंड 80 रिलैक्सेशंस कर रहा है, 80 टाइम्स रिलैक्स हो रहा है। अगर इन दोनों में से कोई भी नंबर जो है वो हाई हो जाता है अपने नॉर्मल लिमिट से, देन फिर हम उसे रेंज करते हैं कि ये हाइपरटेंशन टाइप 1 है, हाइपरटेंशन टाइप 2 है, टाइप 3 है एंड टाइप 4 है। द नेक्स्ट लाइन इज हाइपरटेंशन इज कॉल्ड द साइलेंट किलर बिकॉज इट गॉट अनडिटेक्टेड फॉर ईयर्स। हाइपरटेंशन जो है इसको साइलेंट किलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोई सिम्टोमेटिक डिजीज़ नहीं है कि उसके कोई ऐसे सिम्टम्स शो हो कि उसे ट्रीट किया जाए। और साइलेंट किलर इसीलिए भी है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट जो है वो पॉसिबल नहीं है, यानी कि इसे अगर हम ट्रीट कर सकते हैं तो वो एक पेशेंट खुद ही से ट्रीट कर सकता है कि वो कोई ऐसी थेरेपीज़ ले, अपने आप को रिलैक्स रखे, देन हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीट हो सकता है। एंड अदर देन इसका कोई भी ऐसा क्योरेबल मेडिसिन या ट्रीटमेंट वगैरह जो है नहीं है जिससे कहा जा सके कि हाइपरटेंशन जो है वो ट्रीटेबल डिजीज़ है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड साइलेंट किलर। एंड यहाँ पे ये MCQs बनता है। ओके, हाइपरटेंशन की स्टेजेस की बात करें तो 4 स्टेजेस यहाँ पे मेंशन नहीं किए गए हैं। हाइपरटेंशन जो होते हैं मेनली अगर हम 3 इस स्टेजेस में कैटेगराइज करें, हाइपरटेंशन की अगर स्टेज 3 देखें तो फर्स्ट स्टेज जो होता है हाइपरटेंशन जो है इसके है 3 स्टेजेस, 1, 2 एंड 3। फर्स्ट स्टेज जो होता है इसमें इसमें ब्लड प्रेशर 140/90 से ग्रेटर हो जाता है। सेकंड स्टेज में ब्लड प्रेशर 160/100 से ग्रेटर हो जाता है। एंड थर्ड स्टेज में 180/110 से ब्लड प्रेशर जो है वो हाई हो जाता है। सो दिस इज़ द कैटेगराइजेशन ऑफ हाइपरटेंशन स्टेजेस फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन जो है उसके कौन कौन से रिस्क फैक्टर हैं, किस किस वजह से हो सकता है। इसे हम कैटेगराइज कर रहे हैं 2 टाइप्स में, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं और नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो होते हैं जिन्हें हम ठीक कर सकते हैं, यानी कि मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर यानी कि मॉडिफाई हो सकते हैं, इसे हम ठीक कर सकते हैं। तो देन अगर हम इसे ठीक करेंगे तो हाइपरटेंशन खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। एक्सेसिव सॉल्ट कंजप्शन, यानी कि अगर कोई एक्सेसिव सॉल्ट ले रहा है तो वो सॉल्ट का अमाउंट कम कर ले, देन हाइपरटेंशन ट्रीटेबल है। अ डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट, अगर डाइट हाई है सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट, जैसे कि हम कहते हैं कि हाइपरटेंशन जो है ब्लड प्रेशर हाई होता है बिकॉज ऑफ सोडियम की वजह से, लेकिन सिर्फ सोडियम नहीं हो सकती वजह। हाइपरटेंशन जो होती है ये हाइपरटेंशन असल में हाई ब्लड प्रेशर को कहते हैं, यानी कि जब हमारे जो वेसल्स हैं
ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर जब ब्लड का प्रेशर हाई हो जाता है एंड वो नॉर्मली या फिर स्टडी कांस्टेंट वे में पास नहीं हो पा रहा होता टू अदर ऑर्गन्स एंड अदर टिश्यूज़। सो सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट किस तरह पॉसिबल हो सकता है कि अगर कोई डाइट हाई ले रहा है इन एनिमल फैट ज़्यादा ले रहा है, बटर, चीज़ वगैरह, सो क्या होता है कि ज़्यादा फैट की वजह से जो है उनके ब्लड वेसल्स के अंदर, जैसे कि ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर फैट की एक्यूमुलेशन जो है वो स्टार्ट हो जाती है एंड देन ये ब्लड वेसल जो है ये नैरो होना स्टार्ट हो जाती है। जब यहाँ से ब्लड पास होता है तो ये ब्लड जो होता है यहाँ पे इसे रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है। सो जब यहाँ पे रेजिस्टेंस होगी, यहाँ पे ब्लड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगी एंड हाई बीपी हो जाएगा। ओके, लो इनटेक ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। फ्रूट एंड वेजिटेबल्स अगर लो इनटेक कर रहे हैं तो उसकी वजह से हो सकता है लो, एज हम जानते हैं कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर वेरी गुड फॉर हेल्थ। लो फिजिकल इन एक्टिविटी, यानी कि अगर कोई फिजिकली एक्टिव नहीं है, जैसे कि अगर कोई ज़्यादा फैट कंजप्शन कर रहा है एंड उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी भी ज़्यादा नहीं है तो फैट की एक्यूमुलेशन होगी। लेकिन अगर कोई फ़ैट ले भी रहा है और फिज़िकल एक्टिविटी कर रहा है तो वो फैट जो होता है उसमें लॉस हो जाता है फिज़िकल एक्टिविटी में। कंजप्शन ऑफ टोबैको एंड अल्कोहल, जो ज़्यादातर टोबैको यानी कि स्मोक वगैरह करते हैं, अल्कोहल लेते हैं, तो उसकी वजह से हो सकता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि अगर हाइपरटेंशन जो है ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो होती है इन टुडे वर्ल्ड, इस साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया, यानी कि स्ट्रेस, एंजाइटी वगैरह से हो सकता है। बीइंग ओवरवेट और ओबीज, अगर बहुत ज़्यादा ओवरवेट और ओबीज है हाई फैट कंजप्शन की वजह से। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस देखेंगे, यानी कि उसका जो है वो इकोनॉमिक स्टेटस कैसा है। अगर वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अफोर्ड कर सकता है तो वो लेगा तो हेल्दी रहेगा, लेकिन अगर नहीं ले सकता है तो उसकी हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। और या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो हैं, गुर्बत पे अगर कोई गरीब है तो उसके साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉप पे होंगे, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा मसलों का सामना करना पड़ सकता है। पोअरली कंट्रोल डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है ये भी वन ऑफ द रिस्क फैक्टर है फॉर हाइपरटेंशन के लिए। वो रिस्क फैक्टर जिसे हम ठीक नहीं कर सकते हैं, परमानेंट होते हैं। फैमिली हिस्ट्री ऑफ हाइपरटेंशन, अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में हाइपरटेंशन तो उन्हें होगा। एज रिलेटेड हो सकता है, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो उसके साथ हाइपरटेंशन डेवलप होता जाता है। जेंडर के साथ हो सकता है, यानी कि हाइपरटेंशन जो होता है ये मोर कॉमन होता है इन मेल्स देन फीमेल्स। ओके, बिकॉज ऑफ एक रिस्क फैक्टर हो सकता है स्मोकिंग का, हो सकता है सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का, हो सकता है एंड रेस वन ऑफ द रिस्क फैक्टर हो सकता है। एज ओवर 65 एंड को एग्जिस्टिंग डिजीज सच एज डायबिटीज़ और किडनी डिजीज, अगर एज जो है वो 65 ईयर से ज़्यादा हो गई है और इसके साथ साथ अगर कोई उन्हें ऐसी डिजीज़ हैं डायबिटीज़ या किडनी डिजीज़ तो उसकी वजह से भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होती है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है हार्ट की आर्टरी है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है ये वन ऑफ द डिजीज़ है जो कि कॉज होती है बाय हाइपरटेंशन से। इसमें नैरोइंग हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी जो होते हैं नैरो हो जाते हैं, और ये वो आर्टरी होती है जो कि हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती है। ये वो आर्टरी होती है जो कि हमारे हार्ट तक ब्लड एंड ऑक्सीजन सप्लाई करती है। इस कंडीशन जो होती है इसे हम कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ कहते हैं, CHD भी कह सकते हैं। अब अगर हम इस डायग्राम में देखें तो लोकेशन ऑफ द हार्ट, कोरोनरी आर्टरी ऑन द सरफेस ऑफ द हार्ट पे है। नॉर्मल कोरोनरी आर्टरी जो होती है वो इस तरह है, जबकि नैरिंग जो हो जाती है यानी कि फ्लैट एक्यूमुलेशन, प्लेक इसमें बन जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाती है फैट की। रिस्क फैक्टर ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, किस वजह से हो सकता है। एज रिलेटेड हो सकता है, जितने जैसे एज ज़्यादा होती जाती है तो उसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि उस तरह की एलास्टिसिटी नहीं रहती बॉडी में और ना ही बॉडी जो होती है उस तरह फंक्शनेबल होती है। सेक्स हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ मोर होते हैं इन मेल्स में देन फीमेल्स। फैमिली हिस्ट्री ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री में है तो उनको भी होगा। स्मोकिंग, क्योंकि ये जेनेटिकली पास्ड होती है, स्मोकिंग की वजह से होती है। टोबैको यूज़, हाइपरटेंशन जो होता है वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर है। डायबिटीज़ मेलाइटस जो होता है ये वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ का। ओबेसिटी जो है यानी कि हाई फैट कंजप्शन हो रही है तो उससे हो सकता है, उससे नैरिंग ऑफ आर्टरी हो सकती है। अनहेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल, अगर हम
जो है कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो अपनी अमाउंट से ज़्यादा ले रहा है। नॉर्मल जो कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है इन पर्सन में वो होता है अबाउट 200 हमारा नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर इससे अमाउंट ज़्यादा हो जाती है दैन इसकी एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है इन वेरियस आर्टरीज, इन ऑर्गन्स। लो फिज़िकल एक्टिविटी, अगर कोई ओबीस पर्सन है या फिर हाई फैट एक्यूमुलेशन कर रहा है और उसकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो लॉस नहीं कर रहा है बल्कि उसके अंदर एक्यूमुलेट होता जा रहा है, तो ये जो होता है वन ऑफ द लीडिंग फैक्टर हो सकता है। अगर हम कोलेस्ट्रॉल लेवल का ये चार्ट देख लें तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेपर्स के लिए भी, क्योंकि इससे भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ आते हैं जो कि चैप्टर में यानी कि स्लाइड्स में मेंशन नहीं है। सो कोलेस्ट्रॉल लेवल्स अगर हम देखें तो अगर हेल्थियर हार्ट अगर हेल्दी है तो उसका कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होगा। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल जो है वो अंडर 200 होगा, 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का जो कोलेस्ट्रॉल है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल अंडर 100 के होना चाहिए। एंड एचडीएल जो होता है हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो है ये 60 होने चाहिए एंड हायर हो सकते हैं, 60 एंड हायर हो सकता है। ये वैल्यूज़ आपने याद रखनी है क्योंकि इससे एमसीक्यूज़ आते हैं। अगर रिस्क पे होगा यानी कि डेवलप कर रहा है हाइपरटेंशन या फिर उसमें जो है कोलेस्ट्रॉल एक्यूमुलेशन डेवलपिंग स्टार्ट हो गई है, सो टोटल कोलेस्ट्रॉल उनका 200 to 239 तक जाएगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं वो 100 to 159 तक होंगे, यानी कि 100 से ज़्यादा हो गए हैं। और यहाँ पे नीचे लिखा है कि हेल्थियर में 100 से कम होते हैं। और हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं वो कम हो जाते हैं। हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स जो होते हैं ये जो होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, यानी कि गुड लिपोप्रोटीन्स होते हैं, गुड फैट होता है। जबकि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होते हैं इसे हम बैड फैट कहते हैं, बैड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। सो एचडीएल जो होता है इसमें क्या हो जाएगा, वो और भी कम हो जाएगा। मेल में 40 to 59 होगा एंड फीमेल में 50 to 59। डेंजरस पे यानी कि जो डेवलप कर चुके हैं डिजीज़ और उनका अब ट्रीटेबल हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट करना होगा। सो टोटल कोलेस्ट्रॉल का 250 एंड 240 एंड हायर हो जाएगा। लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन 160 एंड हायर एंड एचडीएल जो होते हैं वो और भी ज़्यादा कम हो जाएंगे 40 to 50, क्योंकि इसमें से जो होते हैं गुड कोलेस्ट्रॉल कम होते जा रहे हैं। सो ये चार्ट आप लोगों ने ज़रूर याद कर लिया। नर्स क्या होगा इन डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। कोई हाइपरटेंशन का अगर पेशेंट आए तो उसे हम डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में क्या क्या काउंसलिंग करेंगे एंड क्या क्या डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे। द डाइट इज़ रिकमेंडेड फॉर पेशेंट विद हाइपरटेंशन इज़ मॉडरेट सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन होगी 10 ग्राम पर डे to 5 ग्राम पर डे, यानी कि वो जितना सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है, अगर ज़्यादा सॉल्ट कंज्यूम कर रहा है तो हमने क्या करना है कि उन्हें बताना है कि 5 ग्राम to 10 ग्राम जो होता है वो सॉलिड रिस्ट्रिक्शन कर देनी है। डाइट लो इन कोलेस्ट्रॉल एंड लो इन सैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेटेड फैट्स जो होते हैं वो हमने कम कर देने हैं। वेट लॉस करना है, अगर वेट ज़्यादा है ओबीस है तो वेट लॉस करने का कहेंगे। डिक्रीज स्टॉप योर इनटेक ऑफ अल्कोहल का इनटेक और टोबैको इनटेक वगैरह, स्मोकिंग वगैरह क्विट करना होगा। रिस्ट्रिक्शन ऑफ सॉल्ट हम क्यों कर देते हैं, क्योंकि हाइपरटेंशन जो होती है मोस्टली एक्यूमुलेशन हो जाती है, फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन हो जाती है इसमें। सो अगर सॉल्ट हाई ले रहे हैं तो इससे क्या होगा, जब हमारे बॉडी में सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है, सो फ्लूइड एक्यूमुलेशन जो है वो भी ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि वन सॉल्ट मॉलिक्यूल जो होता है उसके वो जो होता है एक्यूमुलेट करता है, यानी कि बॉन्ड बनाता है विद H2 मॉलिक्यूल, 6 H2 मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग कर देता है। सो इस तरह क्या होगा कि फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी हो जाती है। इसे हम फिर ज़्यादा डायरेटिक्स वगैरह यूज़ करते हैं। अगर पहले से ही हाइपरटेंशन वगैरह तो हम डायरेटिक्स यूज़ करते हैं। डायरेटिक्स जो होते हैं वो मेडिसिन होती हैं जो कि यूरिन करने में हेल्प करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि यूरिन में सॉल्ट जो होता है वो एक्सक्रीट हो जाता है। मैनेज हाइपरलिपिडेमिक डाइट। हाइपरलिपिडेमिक डाइट हम किस तरह मैनेज करेंगे, सो लेट्स सी। यानी कि हाइपरलिपिडेमिक डाइट मैनेजमेंट किसे आएंगे, अगर किसी को हाइपरलिपिडीमिया हो गया है, हाई लेवल ऑफ लिपिड्स हैं, हाई लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल है उनकी ब्लड में, सो डाइट हमें कौन कौन सी बतानी है कि वो ब्रेड, सीरियल, राइस वगैरह ले, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर सो मच इम्पॉर्टेंट, लेग्यूम्स एंड नट्स, फिश एंड स्किनलेस चिकन, ऑलिव्स एंड किनोला ऑयल्स, स्किम मिल्क एंड लो फैट योगर्ट। स्किम मिल्क हम कहते हैं जिसमें कोई भी चीज़ यानी कि फ़ैट ना हो, वो मिल्क जिसमें फ़ैट वगैरह ना हो, यानी कि जो मलाई वगैरह होती है वो ना हो, एंड लो फैट योगर्ट्स वगैरह।
डाइट डोंट्स, यानी कि कौन कौन सी डाइट हमने नहीं लेनी है। फ्राइड फ्रूट्स नहीं ले, फ्राइड जितनी भी फूड्स वगैरह होते हैं ऑयल में वो नहीं लेने हैं। रेड मीट नहीं लेना है बिकॉज रेड मीट्स होता है उसमें सबसे ज़्यादा फ़ैट होता है। मार्गरीन वगैरह नहीं लेना है, यानी कि जो मक्खन वगैरह होता है। डाइट सोर्सेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल, कौन से ऐसे डाइट सोर्सेज हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा होता है। सो टाइप्स ऑफ फैट हमारे पास कितने किस्म के 4 टाइप्स ऑफ फैट होते हैं। मोनो अनसेचुरेटेड, पॉली अनसेचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड ट्रांस फैट्स। मोनो अनसेचुरेटेड फैट होते हैं ऑलिव ऑयल, कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल। ये आपने ज़रूर ये मेन सोर्सेज याद रख लेना है क्योंकि इसमें से काफ़ी ज़्यादा MCQs आते हैं। जैसे कि मोनो अनसेचुरेटेड फैट्स जो होते हैं, जैसे कि अगर आपको ये दिया गया हो सोर्सेज के कैनोला ऑयल, पीनट ऑयल वगैरह जो हैं ये कौन से टाइप है फ़ैट की, सो मोनो अनसेचुरेटेड, इस तरह आपने याद कर लेना है। इफेक्ट ऑन कोलेस्ट्रॉल लेवल पे क्या होता है कि मोनो अनसेचुरेटेड जो होता है ये LDL को कम करता जाता है एंड राइजेस HDL जो हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो कि गुड कोलेस्ट्रॉल होता है उसे हाई करता जाता है, यानी कि गुड कोलेस्ट्रॉल जो है ये हाई होता जाएगा एंड बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता जाएगा। सो मोनो अनसेचुरेटेड वाले जो होते हैं ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। पॉली अनसेचुरेटेड कॉर्न, सोयाबीन, सैफलर ऑयल एंड कॉटन सीड ऑयल, फिश, ये भी लोअर करता है LDL को एंड राइज करता है HDL को। सैचुरेटेड फैट्स कौन से होते हैं, होल मिल्क, बटर, चीज़ एंड आइसक्रीम, रेड मीट, चॉकलेट। जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि रेड मीट इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट्स कंज्यूम हाई फैट। राइज करता है बोथ LDL एंड HDL, यानी कि अब ये HDL को भी राइज कर रहा है, किसी हद तक LDL भी है लेकिन साथ साथ में हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल को भी हाई कर रहा है। ट्रांस फैट में मोस्ट मार्गरीन्स, वेजिटेबल शॉर्टनिंग, पार्शियली हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल, डीप फ्राइड चिप्स, मैनी फास्ट फूड, मोस्ट कमर्शियल बेक गुड्स, ये राइज करता है LDL को, यानी कि सबसे ज़्यादा जो अनहेल्दी है हमारे लिए वो ट्रांस फैट्स हैं। ओके, ट्रांस एंड सैचुरेटेड फैट्स। हेल्दी हाई फैट फूड, यानी कि ये सारे फूड जो होते हैं ये फैट ही भी हैं लेकिन साथ साथ में बहुत ज़्यादा हेल्दी भी हैं। नर्सिंग काउंसलिंग हम कैसे करेंगे, यानी कि अगर कोई फिज़िकली एक्टिव नहीं है तो उन्हें हम काउंसल करते हैं कि वो फिज़िकली एक्टिव हो जाए, वॉकिंग वगैरह करे, एक्सरसाइज करें। लूजिंग वेट, इफ़ पेशेंट अगर पेशेंट ओवरवेट है तो उसे हम वेट लॉस करने की काउंसल करेंगे। और अगर पेशेंट जो है वो स्मोक एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट है तो हम उन्हें काउंसल करेंगे वो रिड्यूस कर ले, क्विट कर ले। पेशेंट को कहेंगे अपना ब्लड प्रेशर हमेशा अंडर कंट्रोल रहे और पेशेंट को कहेंगे अपना डायबिटीज़ को कंट्रोल करें। अब डायबिटीज़ जो होता है ये किस तरह अफेक्ट करता है हमारे हाइपरटेंशन को, ये समझने वाली बात है। डायबिटीज़ किस तरह रिलेटेड है हाइपरटेंशन की। डायबिटीज़ जिनको होता है तो डायबिटीज़ की वजह से जो होती हैं किडनीज़ बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं। जब किडनी डैमेज होती है तो किडनी जो होती है उससे वाटर सॉल्ट जो है वो आसानी से एक्सक्रीट नहीं हो रहा होता है, यानी कि डायबिटीज़ जो है हमारी जो किडनीज़ होती हैं, हमारी जो किडनीज़ होती हैं इनको डैमेज करता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि सॉल्ट आसान जो है वो एक्सक्रीट नहीं हो पाता इन द यूरिन। सो इसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, हाई हो जाता है हमारे ब्लड में। जब ये हाई हो जाता है तो फ्लूइड एक्यूमुलेशन भी स्टार्ट हो जाती है। इससे क्या होता है कि हाई सॉल्ट से हमारा BP जो है वो भी हाई हो जाता है। और दूसरा ये कि कभी कभार क्या हो जाता है कि डायबिटीज़ जो है वो हमारे जो ब्लड वेसल्स होते हैं, उनको भी डैमेज कर देता है। ब्लड वेसल्स हैं उनको डैमेज कर देता है, यानी कि स्टिफ कर देता है, जिसकी वजह से वो इम्प्रॉपरली फंक्शन करते हैं और ब्लड प्रेशर राइज हो जाता है। काउंसल द पेशेंट टू टेक प्रिस्क्राइब मेडिकेशन एज प्रिस्क्राइब, और काउंसल करें कि वो अपनी मेडिकेशन जो कि उन्हें प्रिस्क्राइब की गई है वो सही से फॉलो करें। लो कोलेस्ट्रॉल, लो सैचुरेटेड फैट डाइट कौन कौन सी है। लिमिट टोटल इनटेक ऑफ फैट ऑन ऑयल्स हम नहीं लेंगे। बटर एंड कोकोनट ऑयल्स अवॉइड करना है, ये हाई सैचुरेटेड फैट है। लिमिट करेंगे सैलड सॉसेज अनलेस दे आर होम मेड विद लो फैट इंग्रेडिएंट। लिमिट चॉकलेट्स वगैरह लिमिट करेंगे। वेजिटेबल ऑयल, कैनोला ऑयल नहीं लेंगे। मार्गरीन जो होता है डज नॉट कंटेन फैटी, मार्गरीन जो होता है वो हम ले सकते हैं लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि उसमें भी हाई फैट कंटेंट होता है। सो दैट्स ऑल। होप सो आप लोग को आज का लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। अगर आप लोग को इसमें से कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।
हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।